7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोज़गार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। और जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डाउन है, दिल्ली की सरकार ने भी किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जब दिल्ली की सरकार ने बजट में कटौती की है, तो यहाँ की भी सरकार बजट की कटौती कर रही है। जो लोग ये कह रहे हों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मंडी पे कितना काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की स्थिति क्या है। क्या किसान जाकर के वहाँ अपनी फसल की सही कीमत पा पाएगा। और ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है, हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डेयरी को बढ़ावा दिया है। आज किसान अगर अपनी दूध की कीमत चाहे तो उसको कीमत नहीं मिल सकती। लेकिन इधर आपने देखा होगा, जिस समय अमूल ने अपनी 3 रुपये बढ़ाए, उसी समय आपके पराग ने भी कीमत बढ़ा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि अगर कंपनियाँ मुनाफा कमा रही हैं तो क्या उस मुनाफे का हिस्सा किसान को मिल रहा है। मुझे याद है कन्नौज में एक डेयरी प्लांट खुलवाया था और वो काऊ मिल्क प्लांट था। उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन जैसी संस्कृति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज भी अगर पटिया पर नाम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का है, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी कभी उस मिल्क प्लांट को देखने भी गई होंगी। यूपी का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट इस सरकार की अनदेखी की वजह से बंद हो गया। इसी तरह ज़िलों में
एग्रीकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर खुलने थे, जिससे कि सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, बीज को लेकर के या फसल को लेकर के। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी सरकार ने बंद कर दिया। न नौकरी न रोजगार, और फिर इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा सपना, 4 लाख करोड़ का लगभग पहले इन्वेस्टमेंट का वादा किया, डिफेंस एक्सपो में वादा किया, और फिर अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतज़ाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए MOU किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहाँ गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे, उड़ीसा में भी होगा तो वहाँ जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहाँ जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहाँ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास? क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और MSMEs का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है? NOC का, अगर पॉल्यूशन बोर्ड का NOC चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का NOC चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज़ ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे होगे तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। और फिर नमामि गंगा में माँ गंगा को बुलाया था या माँ गंगा ने बुलाया, अब फिर माँ गंगा पुकार रही हैं, यमुना पुकार रही हैं, काली नदी पुकार रही है, हिंडन नदी पुकार रही है। कोई जाएगा उनकी सुनवाई करने के लिए? और फिर गन्ना किसान बर्बाद हो गया। जो वादे किए थे एक्सपेंशन के कि मिल्स को हम एक्सपेंड करेंगे, कितनी मिल्स एक्सपेंशन पे चली गई या कितना को जनरेशन हो गया? आप मिल्स का और किसानों की क्या रेट बढ़ाई है आपने? पता नहीं सरकार किस दिशा में जा रही है। और वित्त मंत्री जी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हर बार बोलते हैं। आप पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी तो हो सके जवाब दें न दें, जाने न जाने वो अलग बात है। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो आज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा जी, उनके साथ मैंने मिलकर के पहला शाहजहाँपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। केवल ये बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पूरी है कि नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज़ पूरी नहीं होंगी, जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा, जो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं पूरा होगा, तो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। और देखिए आप इनकी चतुराई या चमत्कारी, जब सरकार नहीं चला पा रही है मेडिकल कॉलेजेस तो कह रही है हम PPP पे मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। अगर PPP पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो इनकी नीयत साफ़ हो गई है। ये गरीब को इलाज नहीं देना चाहते हैं, और गरीब को अगर इलाज देना चाहते होते तो आपके लोहिया में अस्पताल में जो नेताजी ने कभी 1 रुपये का पर्चा किया था सरकारी, ये कीमत नहीं बढ़ाते।
इन्होंने कीमत बढ़ा करके इशारा कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो सकता। एक महिला और न जाने कितनी खबरें हर दिन अखबार में छपती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अखबार में तस्वीर या खबर न छपती हो कि इस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ जैसी राजधानी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जान चली जाती है। क्या दिया आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए? पीपीपी के रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो समाजवादियों की सरकार में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। सपना दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या इकाना से बेहतर एक स्टेडियम ये लोग बना पाए कहीं? और आपने तो मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा था, बल्ला कहाँ घुमा रहे थे, बॉल कहाँ से आ रही थी। जो मुख्यमंत्री बल्ला घुमा रहे हों, क्रिकेट न खेल पाते हों, क्या उनसे उम्मीद करोगे कि खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और फिर खेल का पहनावा अलग है, ऐसे नहीं खेल पाओगे क्रिकेट। आप स्टेडियम में बताइए, इतना शानदार स्टेडियम बनाइए, 6 साल हो गए, 7वां बजट आ रहा है, क्या एक स्टेडियम ये बना पाए हैं नया? और फिर क्या ना मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई, मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाज़ार से? जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद ज़मीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोज़ल को टर्न डाउन कर दिया, उस प्रपोज़ल को वापस ले लिया। और देखिए आज भी बनारस में मेट्रो नहीं बना पाए। हर बजट में कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़। आप इनके पिछले 6 बजट उठा लीजिए, हर बार गोरखपुर के मेट्रो के लिए पैसा दिया है, बनारस के लिए पैसा दिया है और झांसी वालों के लिए पैसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था मेट्रो कैसे बनती है। अगर इन्हें पता होता मेट्रो कैसे बनती है तो आपके लखनऊ की मेट्रो आगे चली गई होती। जितनी समाजवादी लोग बनाए तो वहीं से वापस आ जाती है। कानपुर में भी जितना समाजवादियों ने सैंक्शन किया था वही लाइन बनी है। आगरा में वही लाइन बनी है जो समाजवादियों ने सैंक्शन की थी। 1 इंच नहीं बढ़ा पाई है। और फिर क्यों बढ़ाती है? ये गोरखपुर लिंक नहीं बना पाए, बताओ अपना। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, क्या गोरखपुर लिंक बना लिया इन्होंने? बजट में फिर पैसा लाए। अगर गोरखपुर लिंक बना रहे हैं तो अयोध्या लिंक क्यों नहीं बन रहा है, या वाराणसी का लिंक क्यों नहीं बन रहा है? और जितना समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था और जिस किलोमीटर तक समाजवादी सरकार में बनाया गया था उससे आगे नहीं ले जा पाए हैं। हैदरिया और पखनपुरा गांव है, उससे 1 इंच ये एक्सप्रेसवे नहीं बढ़ा पाए। और उसका परिणाम ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस घाटे में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन करते ही वो ढह गया। और ढह गया तो इतनी छवि खराब हो गई, कोई चलना नहीं चाहता है। जो चलता है वो एक्सीडेंट हो जाता है। और आज भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और जो इंसेंटिव देना चाहिए था ठेकेदार, क्योंकि सरकार के क्लोज ठेकेदार थे, सरकार के मित्र ठेकेदार थे, तो उन्होंने उनका इंसेंटिव दे दिया। जो काम समय पे पूरा होने पर इंसेंटिव दिया जाता है, काम पूरा नहीं हुआ लेकिन अपने मित्र ठेकेदारों को खुश करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव पहले दे दिया। तो ये एक्सप्रेसवे का सपना दिखा रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, प्रयागराज तक बनेगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं मित्र हैं इनके, वो तो कंपनी गड़बड़ हो गई। अब वो नंबर 2 पे थे, अब न जाने कहाँ पहुँच गए। तो क्या कोई उम्मीद करेगा कि जिसको आपने बनाने के लिए दिया, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि गंगा एक्सप्रेस बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये दिखाने एयरपोर्ट बनाएंगे, चित्रकूट एयरपोर्ट नेताजी ने बनाया, आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, मुरादाबाद की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, सोनभद्र में भी एक्सपेंशन किया उस समय पर, मेरठ का समाजवादी सरकार में हुआ, और बहुत सारे हवाई पट्टी उस समय बनी, आज तक नहीं हम उतर पाए। अभी मैंने परमिशन मांगी कि मुरादाबाद उतरना चाहते हैं, बोले इनकम्प्लीट है। हमने कहा यहाँ उतरना है, बोले इनकम्प्लीट है। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं वो पूरी कैसे हो गई इनके बजट में? इसलिए ये सरकार और हमारे पिछड़े और दलित भाइयों के लिए पढ़ने के लिए उनके बच्चों के छात्रवृत्ति जो मिलती थी, ये सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। और जाति जनगणना के लिए कोई बजट ही नहीं।
जाति जनगणना के लिए कोई बजट नहीं। जब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बताइए कहाँ है बजट जाति जनगणना? और बिना जाति जनगणना कैसे सबका साथ सबका विकास संभव है? वो तो कह रहे सर मथुरा वृंदावन के लिए हमने बहुत सारे पैसे दिए हैं, अयोध्या के लिए पैसे दिए हैं। इसलिए ये इस बजट का डायरेक्शनलेस बजट है, कोई ठोस कदम नहीं है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकते। अगर हमारे पत्रकार साथी जो बोल रहे हैं, अगर इसी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हमें बता दो ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए। ग्रोथ रेट तो वो तो मैं जानता हूँ 30% होनी चाहिए, लेकिन इस बजट से, इस पॉलिसी से 30% कहाँ से आ जाएगा ग्रोथ रेट? हमारी ये पत्रकार जो भी है महिला पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। अगर सरकार को आपने बता दिया तो आप पे भी मुकदमा हो जाएगा। सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों का बिजली मुफ्त करेंगे, किसानों के लिए बिजली मुफ्त करेंगे उनकी सिंचाई के लिए। और देखिए, इन्होंने किसान फंड के लिए कहा, वादा किया था कि किसान फंड बनाया जाएगा। कहाँ है किसान फंड? इन्होंने कहा कि हम इतना फंड क्रिएट करेंगे, कहाँ है फंड? इसलिए केवल ये आंकड़ों में झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाली सरकार है। शेर व शायरी से केवल थोड़ा सा मनोरंजन करने वाला बजट है कि अगर आप पढ़ें तो थोड़ा दिल लगे आपका, इसलिए 2-4 शेर लिख दिए उसमें, वरना अगर आप देखोगे अंदर ये सब खोखला है। जब ये पुराना बजट 50% नहीं खर्च कर पाए, एस्टिमेटेड जो बजट था उसका 50%, बताइए ज़मीन पर नहीं उतार पाए। 50% बजट नहीं खर्च कर पाए पिछली बार का, उससे पहले 30% नहीं। और लगातार अगर आप ग्राफ देखोगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों का, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ना खर्च करने का, जबकि खर्च करने का बढ़ना चाहिए था। कोई नई योजना हो तो बता दो आप। और अब नाला बन रहा गोरखपुर में, बताइए 6 साल हो गए, वो जो ताल था उसमें पूरी गंदगी जा रही थी। अब बजट में 6 साल बाद पैसा आया है कि वो नाला बनाएंगे। ये आपने कहा शेर व शायरी, सुरेश खन्ना जी ने तो कहा कि हमें विपक्ष की सोच बदलनी है। क्या सोच बदलेंगे? मेडिकल कॉलेज में उनके फैकल्टी नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि गरीबों का इलाज सरकारी ना होकर के प्राइवेट की तरफ जाएं। तो जो लोग प्राइवेट पीपीपी पर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे गरीब की मदद करेंगे लोग? देखिए, ये तो पहनावा है और आज बजट का दिन है। हमें उम्मीद थी कि बजट हम लोगों के लिए कुछ आएगा, बजट हम लोगों की भी कुछ बजट है जो मिल जाएगा हम लोगों को, इसलिए दिखाने के लिए कि शेरवानी में आए, शायद हमें भी बजट मिल जाए। और देखिए, मुख्यमंत्री जी को गोबर पसंद है, इत्र नहीं पसंद है। पिछले बजट में आपने देखा होगा, पिछली स्पीच में आपने सुना होगा, तो इत्र का इतना बड़ा परफ्यूमरी पार्क बन रहा था, वो मार दिया सरकार ने। सिलेंडर देने की बात कही थी, सिलेंडर अभी तक नहीं मिला। अब कुछ पैसा बजट में रखा है, पैसा नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये डायरेक्शनलेस बजट है, निराशा भरा बजट है। और जो हमारा किसान है, जो गरीब है, उसको क्या दे रही है सरकार? जो सबसे छोटा कारोबारी है उसके लिए क्या मिला? आप इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो मेला था। मेला लगा लिया, लोग आए, खुश होके चले गए, खाना खा के चले गए, टेंट खाली रहे, ये मेला था। संकल्प पत्र में कहा गया था फिर शिक्षा मिलेगी, शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, इस पे आप किस तरीके देखते हैं? ये जो हायर एजुकेशन का सपना दिखा रहे हैं, आज 25% नहीं है हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। अगर हायर एजुकेशन में 25% से बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है 50% हो, तो अगर 50% बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं तो इनके पास क्या स्कीम है? ये महंगी पढ़ाई कर रहे हैं। और मेडिकल की इन्होंने कहा हमने प्राइवेट सीट बढ़ा दी। प्राइवेट सीट बढ़ाने का मतलब है मेडिकल कॉलेजों का कारोबार बढ़ाना, क्योंकि 1 साल की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा है, कोई गरीब बच्चा नहीं दे सकता। सर, एक सवाल बिहार से, तेज प्रताप यादव जी के सपने में नेताजी आए थे और सपने में नेताजी आए थे, उसके बाद आज जितने भी उनके मंत्रालय हैं वहाँ पर साइकिल चलाकर हरी टोपी पहन के गए नेताजी को याद करते हैं। देखिए, तेज प्रताप जी नेताजी से जब भी मिलते थे, नेताजी बहुत प्यार करते थे। और अगर इस तरह की बात आई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं ना मैंने पढ़ा है, मैं तो बजट देख करके सीधा आपसे बात कर रहा हूँ और आपने सवाल पूछा है, तो स्वाभाविक है नेताजी के प्रति उनका बहुत अलग स्नेह था। सरकार ने कहा, हाँ, देखिए, आप मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? सदन में कही गई बात की क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा कि विधायक निधि 5 करोड़ होगी, एक तो जीएसटी से 1 करोड़ ले लिया
और हमारे जितने विधायक हैं किसी की निधि नहीं बढ़ी। अगर सदन में आप ये बात कहेंगे तो आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? इस डेमोक्रेसी में सदन से महत्वपूर्ण जगह क्या है? सदन में किया हुआ वादा आप निराश कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि बुलडोजर से इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे दुनिया में मत बोलना कि बुलडोजर से इन्वेस्टमेंट आएगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। अगर यही बात थी तो ये जो मिनिस्टर्स थे जो जगह जगह दुनिया में देशों में गए थे, ये एक बुलडोजर लेके जाते संग में, क्यों नहीं गए लेकर के? और कितना दुखी हुए होंगे ये मिनिस्टर जा करके दुनिया देख करके कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और आज भी हमारे सड़कों पे सांड घूम रहे। सर, हर घर रोजगार की बात कही जा रही है संकल्प पत्र में, मगर अभी तक रोजगार हर घर की बात देखिए ये इस सरकार में अन्याय चरम सीमा पर है। अगर कोई बात मुझे खराब डेमोक्रेसी में लगती है तो अगर मैं कहता हूँ कोई बात, उस पर भी एफआईआर है, अखबार में लिख देंगे वो एफआईआर है। ये डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते। अखिलेश जी, दारूल की तरफ से नोटिस लगाया गया है कि अगर कोई दाढ़ी कटवाएगा या अपने बाल कटवाएगा उस संस्थान का स्टूडेंट, तो उसको निष्कासित कर देंगे। कहाँ पर? दारुल उलूम की तरफ से देवबंद। देखिए इस तरीके का ये मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह का। सर, केंद्र ने 33% बजट कम किया था अल्पसंख्यक का, उत्तर प्रदेश के बजट से अल्पसंख्यकों को उम्मीद थी, क्या लगता है? देखिए मुसलमान भाइयों का ऊपर अन्याय कर रहे हैं, कानूनी अन्याय भी कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई, उनको रोजगार के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में शिल्प ग्राम यहाँ बनाया गया था, वो हमारे बुनकर भाइयों के लिए मार्केट प्लेस थी। अगर बुनकर भाइयों को रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा, सरकार से बिजली की सहूलियत या और सहूलियत नहीं मिलेगी, तो शायद वो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। और यही नहीं, ये सरकार जानबूझ करके एक बंटवारा चाहती है, हर चीज़ में बांटना चाहती है। इनका लक्ष्य उनकी खुशहाली तरक्की नहीं है, बांटना है। न उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, न उनके रोज़गार पे ध्यान दे रहे हैं और न उनके किसी अच्छे कारोबार को आगे बढ़ाना। हमें तो जानकारी यहाँ तक मिली थी कि जीएसटी के भी छापे चिन्हित करके मारे गए। और सबसे आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप सब एक मिनट अभी, थैंक यू नहीं, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा वजन उधर जा रहा है, थोड़ा रोक करके। देखिए ये जो हमारे साथी अभी टेनरी का कारोबार है, आप पता करिए टेनरी में कारोबार में कौन कौन लोग ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी निगाह, इनकी नज़र, इनका काम करने का तरीका सरकार का अलग है। सब कारोबार ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कारोबार। ये बताएं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया है? आप तो सब लखनऊ के रहने वाले लोग हो, बताओ लखनऊ में कौन सा नया काम हुआ है? अगर ये इन्वेस्टमेंट मीट में सबसे ज़्यादा चीज़ें सजाई गई समाजवादी के लोगों की, जितना भी हमारे बिल्डिंग और सड़कें बनी थी उन्हीं को सजा रहे थे। केवल इन्होंने एक काम किया, पेड़ काट दिए और पेड़ लगा दिए और उसमें गमले ऐसे लाए जो लोग उठा ले गए। और याद रखना, ये बीजेपी वाले उठाए होंगे, ये बीजेपी वालों ने उठवाए होंगे। मुख्यमंत्री के गमले सर, मेवात में जुनैद और नासिर को पीट के हत्या कर दी गई। देखिए ये जो बात आपने कही है, बीजेपी ने एक मानक रखा कि जो व्यक्ति टाई सूट पहने उससे एमओयू करा लो। और ये जो अन्याय हुआ है राजस्थान में, ये ज़रूर सरकारों की अनदेखी है। सरकारों को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, तभी इस तरह की चीज़ें रुकेंगी। आप भी अगर काबा शेयर कर लोगे तो हो सकता है आपका भी पोर्टल बंद हो जाए। देखिए ये हमारे पत्रकार साथी बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको याद हो, यहाँ पर यूपी में बिजली विभाग ने और उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने एक फैसला लिया
और फैसले में ये किया कि जो सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड था वो एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई, उस पर इन्होंने कार्रवाई की और उस समय के जो अधिकारी थे उनको जेल भेज दिया और न जाने कितनों पे ईडी और सीबीआई की जांच और इनकम टैक्स की जांच की गई। आज देश का जो सरकारी संस्थाओं का पैसा है वो इस ग्रुप में चला गया, तो क्या एसबीआई के लोग जेल जाएंगे, क्या एलआईसी के लोग जेल जाएंगे? अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो ये कहेंगे, आज तक तो दिल्ली की सरकार जो करती वो यूपी की सरकार करने लगती है। दिल्ली की सरकार की नकल यूपी की सरकार कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डाउन किया, यूपी की सरकार ने भी ऐसी सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने नौकरी रोजगार छीन लिया, प्राइवेटाइज की तरफ चले गए, यूपी की सरकार भी वही रास्ते पर है। तो अगर दिल्ली में ही हुआ है तो मैं कहूँगा कि दिल्ली वाले कम से कम यूपी वालों से सीखें कि अगर यूपी वाले जेल भेज सकते हैं तो दिल्ली वाले जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? बड़ौदा ने कहा है कि हम जो है अडानी को पैसा देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि हम अडानी को पैसा देंगे। नहीं भाई, कोई बैंक देना चाहेगी, हम क्यों रोकेंगे? लेकिन एसबीआई का डूब गया, एलआईसी का डूब गया, हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा का न डूबे। सर आप बांटने की बात कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग बांटने का काम कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमने हाल में देखा, आपने एक फोटो ट्वीट की, एक शूट किया आपने, उसका इंतजार सबको है, वो क्या चीज थी? यही क्या चीज था, आपने एक शूट किया, कुछ शूट किया वीडियो और ट्विटर पे डाला कि कुछ जल्द आने वाला, कुछ लॉन्च करने वाले। अरे नहीं भाई, कहाँ मैंने जल्दी आने वाला, क्या लेगा? मैंने तो ट्वीट नहीं किया। अरे वो लग गया तो दिख गया, तो आपको दिखा नहीं। सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जबकि संविधान से देश चल रहा है। सर गौरक्षक दल ने नेपाल के 2 बच्चों को पीट के मार दिया। हरियाणा पुलिस पर बड़े सवाल उठे, अभी तक मेन देखिए, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार बचा रही होगी तभी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। सर बजट को कितने नंबर देंगे? आखिरी सवाल बजट। इस बजट को कोई नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि ये बजट ही डायरेक्शन ले से, तो क्या नंबर देते हैं हम? आजा, जो बजट किसानों की खुशहाली न लाए, जो बजट नौजवानों को रोजगार नौकरी न दे, महिलाओं के सम्मान की बात न करे, उस बजट में क्या हम दे नंबर? और फिर पिछले बजट को अगर 50% भी नहीं खर्च कर पाए हों, उससे पहले 40%, उससे पहले 30% खर्च नहीं किया, और मुझे लगता है ये 60% नहीं खर्च करेंगे। ये आप कह रहे हैं सर बुनकरों को जो ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितना खर्च कर पा रहे हैं। विकास का सबसे नीचे उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे नीचे है। आपने तो नया राठौर के गाने को ट्वीट कर दिया, आपने तो नया राठौर के गाने